स्वागत है आपका विनोद जी नई परख के मंच पर। अ, मेरे एक मित्र ने परसों टिप्पणी की कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल से जो समस्याएं उसकी लटकी हुई थी उसको उसके सारे सवालों के जवाब उसने 1.5 दिन में दे दिए। यानी जी, 1.5 दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को भी नया अध्यक्ष मिल गया और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भाजपा को एक नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त हो गया। मुझे तो खैर मैं तो इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ कि 1.5 दिन में सारे सवालों के जवाब मिल गए। मेरा मानना है कि जो पुराने सवाल थे, वो नए सिरे से जीवित होकर सामने आ गए हैं, इन 2 निर्णयों से। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की ताजपोशी और दिल्ली में नितिन नवीन की ताजपोशी या बिहार से नितिन नवीन को इम्पोर्ट करना, आप इसको ये भी कह सकते हैं, बिहार से उनका आयात करना। आप पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, सत्तारूढ़ दल की राजनीति में उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो संबंध हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाजपा आलाकमान से जो संबंध हैं, क्या इन संबंधों में कोई परिवर्तन हुआ है या अभी भी वैसे ही हैं? नहीं, जैसे आपने जिस बात से शुरू की, इस चर्चा को शुरू किया कि सारे सवालों के जवाब 1.5 दिन में दिए गए, तो सवालों के जवाब तो दिए गए, लेकिन जैसे होता ना, जैसे एग्जाम आप दे रहे हो और आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे हुए हो और आखिर 5 मिनट बचे हो और आप हल न कर पा रहे हो प्रश्न पत्र और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो आखिरी 5 मिनट में घंटी बजने वाली होती है, वार्निंग बेल, भाई अब कॉपी छीन ली जाएगी। तो फिर आदमी क्या करता है कि अरे यार लिख दो, जो लिखना है देखी जाएगी। हुँ, तो तो कुछ उस भाव से सवालों के जवाब दिए गए, जब हुँ, देखी जाएगी है। तो अब पहले उत्तर प्रदेश से बात शुरू करते हैं, फिर नितिन नवीन तक आते हैं। देखिए, पंकज चौधरी जी जो है, वो महाराजगंज से सांसद है, बहुत भाजपा के पुराने नेता है और वित्त राज्य मंत्री है, कई बार के सांसद है। 100 में छवि है उनकी। राहत रू जो तेल है उसके मालिक है, मतलब कारोबारी व्यक्ति है। हाँ, जाति से कुर्मी है। तो ये तो तय था कि भाजपा पर जो दबाव था कि किसी तरह कोई पीडीए, चूंकि अखिलेश का जो चल रहा है, जो लोकसभा चुनाव में चला है, तो उसकी काट के लिए इनको किसी पिछड़े को ही अध्यक्ष बनाना था। क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे तो योगी आदित्यनाथ योगी है, सन्यासी है, लेकिन जाति से जो जनगणना जाति है उससे वो राजपूत है। और ये आरोप भी है कि भाई इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में ठाकुरों का दबदबा है, इस तरह की चर्चाएं भी है। तो एक पिछड़ा, और अखिलेश यादव अपने पीडीए को बहुत मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये तो तय था कि कोई पिछड़ा बनेगा, वो पिछड़ा कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा था, इसी में मामला उलझा हुआ था। सबसे सारे प्रदेशों के लगभग अध्यक्ष नियुक्त हो गए, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष हो गए। उत्तर प्रदेश का अटका हुआ था इसी चक्कर में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, इनके बीच में तनातनी थी, खींचतान थी। योगी जी चाहते थे अपनी पसंद का अध्यक्ष, भाजपा हाईकमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अध्यक्ष, इनकी कोशिश थी कि ऐसा व्यक्ति बने जो केंद्र का विश्वस्त हो, ताकि वहां टिकटों के बंटवारे में हर मामले में संतुलन रहे। वरना पूरी तरह योगी जी की चलेगी तो वो इनको लगता है कि ठीक नहीं होगा। योगी जी की जो पसंद थी वो स्वतंत्र देव सिंह थे, इसीलिए कुर्मी पर जोर दे रहे थे। उनका कहना था यादवों के बाद सबसे मजबूत जाति कुर्मी है, जिसका विस्तार मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक है। तो कुर्मी होना चाहिए अध्यक्ष, क्योंकि लोध जो है वो तो वैसे ही भाजपा के साथ है। और उनकी पसंद वो स्वतंत्र देव सिंह थे। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के पुराने हैं, मंत्री है और योगी जी के बड़े भरोसेमंद है। पहले तो बनाया उनको आला कमान में था, केंद्रीय नेतृत्व में, लेकिन योगी जी के साथ उनकी वफादारी हो गई। उनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं था, और इसलिए ये माना गया, रास्ता निकाला गया कि भाई कुर्मी चाहते हैं आप, हम कुर्मी दे रहे हैं, लेकिन हम अपना कुर्मी दे रहे हैं, आपको कुर्मी नहीं देंगे। और वो पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, एक बार बनारस यात्रा के बाद वो उनके घर गए थे बनारस में, और पैदल चल के गए थे, जो गाड़ी नहीं जा सकती थी। तब से उनके नजदीकी जो है निकटता जाहिर थी। तो पंकज चौधरी पूरी तरह भरोसेमंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के और केंद्रीय नेतृत्व के, और उनको स्थापित किया गया है। लेकिन उनकी छवि वैसी ओबीसी नेता की नहीं है जैसी कल्याण सिंह की थी। कुर्मी नेता जैसे ओम प्रकाश सिंह थे बीजेपी में, जो
पूर्वांचल के कद्दावर कुर्मी नेता माने जाते थे। कल्याण सिंह तो पिछड़ों के नेता थे, लोगों के नेता थे, लेकिन पिछड़े नेता की छवि थी। विनय कटियार की थी, उमा भारती की हुई है। वैसी छवि पंकज चौधरी की नहीं है। वो एक लो प्रोफाइल किस्म के नेता है, शरीफ आदमी है, कोई बैगेज नहीं है, कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे केशव प्रसाद मौर्य है, अब केशव प्रसाद मौर्य की एक पिछड़े नेता की छवि बन गई है, और वो एक आक्रामक एग्रेसिव छवि भी है। लेकिन पंकज चौधरी की भी वैसी छवि तक नहीं बन पाई। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उनकी कोई बहुत चर्चा आपने भी नहीं देखी होगी, सुनी होगी, कहीं पार्लियामेंट में सवाल जवाब देने में अलग आ जाते हैं। नॉर्मली कहीं कोई उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं दिखाई, तो बेहद लो प्रोफाइल किस्म के हैं। अब वो कितना अखिलेश के पीडीए का मुकाबला कर पाएंगे, ये एक प्रश्न है। क्योंकि अखिलेश तो उनकी जो रणनीति है, वो बजाय किसी स्टेट लीडर के कुर्मी नेता को प्रोजेक्ट करने के, वो जिलों में कुर्मी, लोध, राजभर इस तरह के नेताओं को प्रश्रय दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं कि अपने अपने जिले में वो पार्टी को मजबूत करें। और दूसरा मूल प्रश्न है कि पंकज चौधरी को अपना अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन क्या 2027 में मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार वो होंगे? क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी घोषित करेगी जब योगी आदित्यनाथ इनकम्बेंट मुख्यमंत्री रहेंगे? तो अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, तो पीडीए का मुकाबला कैसे कर पाएगी? तो अखिलेश यादव खुल के कहेंगे कि देखिए, इनके तो मुख्यमंत्री वो योगी ही है कैंडिडेट, और यहाँ तो मैं हूँ, पंकज चौधरी तो अध्यक्ष है, तो काम करने के लिए है। तो जो मैसेज, पीडीए का मुकाबला भाजपा तभी कर सकती है जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है किसी पिछले को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन क्या ये जोखिम भाजपा ले सकती है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि, हिंदुत्ववादी छवि जो है, जो उनकी यूएसपी है कानून व्यवस्था को लेके, और मतलब एक तरह से वो आक्रामक हिंदुत्व जो है, जो बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम विरोध तक पहुंच जाता है एक तरह से, घोषित रूप से न सही, लेकिन अघोषित रूप से उसकी जो धार निकलती है, वो छवि तो भाजपा ने ही तैयार की है उनकी, और योगी जी ने भी अपना अपने आचरण से, अपने भाषणों से उसको मजबूत किया है। ऐसे में उनको हटाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए क्या मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। और चुनाव अगर योगी जी के नेतृत्व में हुए, तो फिर पीडीए का मुकाबला तो फिर कैसे करेंगे आप? क्यों? क्योंकि आपने 2017 में सरकार बनी, सबसे आगे अखिलेश के पास तो ये मौका रहेगा ना कहने का कि आप भाई, केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे जब भारतीय जनता पार्टी की 327 सीटें आई थी उनके गठबंधन को, लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बने, और फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ बने, तो पिछले में तो आपने सत्ता दी नहीं, तो क्या भरोसा पंकज चौधरी को बनाएंगे? ये तो अखिलेश यादव कहेंगे। तो ऐसे में ये प्रयोग कितना सफल होगा, कुछ बयान नहीं करना मुश्किल। एक और बात है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि जो 2024 जी के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा कारण ये समझा जाता है कि आदित्यनाथ जी और आला कमान के बीच में सब कुछ भी ठीक नहीं था। जी आदित्यनाथ जी ने जो टिकट भी मांगे थे, आला कमान ने उनकी बड़ी उपेक्षा की, टिकट विकट नहीं दिए। फिर आदित्यनाथ जी ने एक असहयोगपूर्ण रवैया अपना लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी मुहिम चलाई उत्तर प्रदेश में, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जहां उन्हें बताया गया वहां वो भाषण जरूर दे आए, लेकिन लेकिन उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से जिस तरह सत्ताधारी दल को पूरी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है, उस तरह का सपोर्ट आदित्यनाथ जी की तरफ से नहीं दिखाई पड़ा। इसकी भाजपा में शिकायत भी बहुत रही, और उनकी जो जी हार की जांच समीक्षा हुई, उस समीक्षा में भी ये बात साफ तौर पर निकल के आई कि सरकार ने हमें समर्थन नहीं दिया, और एक तरह से हार का ठीकरा आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे फोड़ा गया। अब तो ये रिकॉर्ड पे दर्ज हो गया है। अच्छा, तो क्या पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से ये जो संघर्ष था, ये टकराव जो है आला कमान और आदित्यनाथ जी के बीच में, इसके कम होने की संभावना है या इसके बढ़ने की संभावना है, या ये वैस उसी तरह की तलखी बनी रहेगी इस तरह की तलखी पहले थी? देखिए, योगी आदित्य 2024 के चुनाव में भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया था, उसके पहले हम्म, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और टिकटों के बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई, भूपेंद्र चौधरी की ज्यादा चली, यानी केंद्रीय नेतृत्व की ज्यादा चली। लेकिन हालत ये थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, उनके अपने जिले में मुरादाबाद में, जिनको टिकट दिया मुरादाबाद सीट से सर्वराज सिंह को, हम्म, वो आईसीयू में थे जब टिकट दिया गया।
तो प्रदेश अध्यक्ष का फीडबैक का लेवल ये था हुँ, कि अपने ही जिले में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला रहे हैं और उनको जनसंख्या कर रहे हैं जो अब अस्पताल में है। हुँ, और हुआ क्या, वो चुनाव के बाद उनका निधन हो गया। हालांकि चुनाव तो हार ही गए वो, लेकिन वो तो ये, लेकिन ठीकरा योगी आदित्यनाथ सर पर फूटा, हुँ, ये मानते हुए कि भाई उन्होंने सहयोग नहीं किया। और भाई चुनाव यानी क्या चाहते हैं कि डीएम और एसपी चुनाव जितवा दे? चुनाव तो पार्टी जिताती है, डीएम एसपी थोड़ा सहयोग उसमें करते हैं। तो जब आपका संगठन का हाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय का अपने जिले का ही नहीं पता, तो प्रदेश का क्या पता होगा? तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ थोड़ी जिम्मेदार है। और योगी आदित्यनाथ ने तो अपने मंडल में ज्यादा सीटें जितवाई। आप देखिए गोरखपुर जीते, महाराजगंज जीते, आसपास की सीटें जो है जीते, एक देवरिया छोड़कर, वो बलिया छोड़कर, तो बांसगांव जीते। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाली गई। और आप याद कीजिए कि ब्रजेश पाठक और किशोर प्रसाद मौर्य बराबर दिल्ली आए, भूपेन्द्र चौधरी भी आए, सारे मीटिंगें हुई और एक तरह से मीडिया में यही प्रचारित किया गया कि योगी जी से बहुत नाराज है हालाकमान, और किसी भी दिन योगी जी की छुट्टी हो सकती है। लेकिन क्या छुट्टी हो पाई? महत्वपूर्ण तो यह है ना अवधि कि इसी तरह 2022 से पहले भी कवायद हुई थी योगी आदित्यनाथ को हटाने की। जब राधा मोहन सिंह जो प्रभारी थे वो पूरा पहुंचे, फिर दत्तात्रेय होसबोले पहुंचे, फिर योगी आदित्यनाथ जी उनसे मिले नहीं, फिर वो 160 विधायकों दस्खत लेकर के वो राजभवन भी गए। उसके पहले विधानसभा सत्र के दौरान 150 से ज्यादा बीजेपी विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दिया। ये सब कमाल थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो नहीं हटे, ना हटा पाए। तो अभी भी चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा। अब बात यह है कि तालमेल, अगर पंकज चौधरी हालांकि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बारे में माना जाता है कि जो संबंध है उनके पड़ोसी जिले से है, कोई बहुत मधुर नहीं है। क्योंकि पंकज चौधरी सीधे हाईकमान की पसंद है रहे हैं शुरू से, और योगी जी की अपना एक रुतबा है। ऐसे में पंकज चौधरी तो वही करेंगे जो हाईकमान चाहेगा, जो शाह जी चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, या अध्यक्ष जो बनेगा उस समय। अब तो नितिन नवीन जी आ गए, उन्हीं बनने की संभावना है, वो चाहेंगे। लेकिन योगी जी तो, ये स्टेट तो योगी जी का है ना, मुख्यमंत्री का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो योगी जी चाहेंगे विधान की टिकटों बंटवारे में उनकी सबसे ज्यादा चले। ये तो टकराव का बिंदु होगा, निश्चित रूप से होगा टकराव का बिंदु। अब इसके बाद क्या जो भूमिका, कथित भूमिका योगी जी ने लोकसभा चुनाव में निभाई, कथित भूमिका जैसा कि आरोप है उन पर, क्या केंद्र ने तो कभी वैसी ही कथित भूमिका निभाएगा विधानसभा चुनाव में? वो चाहेगा कि भाजपा की सरकार तो बने, लेकिन सीटें 202, 210, 205 के आसपास रहे, ताकि योगी जी को रिप्लेस करने का मौका मिल सके। लेकिन योगी जी का पूरा दबाव होगा कि उनको घोषित किया जाए मुख्यमंत्री पद का दावेदार, जैसे कि गुजरात में मोदी जी को 2012 में घोषित किया गया। और हाईकमान केंद्रीय नेतृत्व तो वो योगी जी को घोषित करेगा कि नहीं करेगा, ये सवाल है। अगर नहीं करेगा योगी जी को, और ये खाली यही करेगा बोल बोल कि जैसे एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं, मतलब हमारे फडणवीस, हम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मनगे मोहन यादव, अगर इस तरह की रणनीति अपनाएगा तो निश्चित रूप से जो योगी जी का समर्थक वर्ग है, जो कैंप है, उसके अंदर एक निराशा बनेगी। तो ये एक चुनौती तो है बीजेपी के सामने कि दोनों केंद्र और लखनऊ और दिल्ली के बीच में तालमेल कैसे बनाए। अब देखिए आज अखबारों में एक आदित्यनाथ जी का वक्तव्य छपा है, जो बड़ा एक तरह से एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल पैदा, उन्होंने वक्तव्य ये दिया है कि 2 करोड़ वोट जो हैं, 4 वो करोड़। हाँ, 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं और उनमें से ज़्यादातर वोट वो हैं, जो कि जो बीजेपी के। भाजपा के वोट थे। अच्छा, मुख्यमंत्री ये शिकायत कर रहा है, अभी तो वोट काटने का काम तो चुनाव आयोग का है। वोट काटने का काम तो कोई अखिलेश यादव का तो है नहीं, ना राहुल गांधी का वोट काटने का काम है। चुनाव आयोग काट रहा है वोट ना वो। ये आरोप तो विपक्ष लगाता है चुनाव आयोग के ऊपर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये एक आरोप लगा रहा है या बता रहा है, अगर आरोप नहीं लगा रहा है तो कम से कम जानकारी दे रहा है। इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ के मन में इस बात का खटका है। जो बात अभी आपने कही उसी से ये बात निकली है। इस बात का खटका है कि अ, आला कमान कुछ ऐसी स्थिति बनाना चाहता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बहुमत भी मिल जाए और आदित्यनाथ जी भी चले जाएँ। मैं आदित्यनाथ जी की तुलना सांप से नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुमत तो हमें प्राप्त हो जाए, सरकार बनी रहे।
लेकिन आदित्यनाथ जी को चलता करने की ज़मीन भी तैयार हो जाए, एक दलील बन जाए पूरी की पूरी। उनके बयान से लगता है, उनको कहीं खटका है इस बात का। जी। भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार मुझे नहीं लगता कि ये घोषित करेंगे आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद का हुँ, उम्मीदवार, हुँ, जैसे 2022 में किया था। हुँ, 2022 में तो फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को कहना पड़ा था, यहाँ तक कहना पड़ा था कि अगर आप तीसरी बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए, और योगी जी जो है वो ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये सब बोला था। एक तो घोषणा हो गई थी। इस बार घोषणा करना मुझे मुश्किल लग रहा है कि योगी जी तो पूरा दबाव बनाएंगे, संघ भी पूरा दबाव बनाएगा, लेकिन क्या योगी जी को घोषित किया जाएगा? अगर घोषित कर दिया तब तो बनाना पड़ेगा, चाहे सीटें 200 आए या 250 आए, अगर बहुमत मिलता है तो। और अगर घोषित नहीं किया और बहुमत मिल गया तो चॉइस बनी रहेगी ना, जैसे मध्य प्रदेश में बनी रही। हुँ, शिवराज सिंह चौहान ने घोषित नहीं किया, अपार बहुमत मिल गया 165 हुँ, सीटों का, और बना दिया मोहन यादव को। हुँ, तो वो स्थितियां तो रहेंगी। हुँ, और योगी जी का वो भाषण में भी सुन रहा था, टीवी पे आ रहा था, 4 करोड़ लोगों के वोट, हुँ, और उनका कहना है कि ये पता करो भाई कार्यकर्ताओं से कि ये कहाँ है लोग, इनको जुड़वाओ, इनको खोजो। ये तो एक तरह से जो आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे थे बिहार में, हुँ, जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही पश्चिम बंगाल में, या कल तक अखिलेश यादव लगा रहे थे उत्तर प्रदेश में, या स्टालिन लगा रहे हैं तमिलनाडु में, लगभग वही भाषा योगी जी बोल रहे हैं, और जानकारी के तौर पर आरोप। सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं, पार्टी के अंदर शिकायत नहीं कर रहे। सार्वजनिक ना ना, मंच से बोल रहे हैं। मन से बोल रहे हैं, और ठीक है आरोप भले न लगा रहे हो, लेकिन एक जानकारी के तौर पर आगाह तो कर रहे हैं ना अपने लोगों को। हुँ, और उसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दे दिया है। उनका कहना है कि वो पीडीए का प्रहरी चौकन्ना है, हुँ, इसलिए जो फर्जी वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं, हुँ। मतलब अतिरिक्त, ये अखिलेश यादव ने उसको इस तरह इंटरप्रेट किया है। तो खैर ये तो राजनीतिक लड़ाई है, अपनी अपनी चलेगी, लेकिन योगी जी का भाषण और बयान जो है बड़ा, मतलब आश्चर्यजनक है, इसको इसको बिल्कुल। डिकोड किया जाना चाहिए। अब हम लोग लखनऊ से दिल्ली की तरफ चलें, तो जी और हालाँकि इसका भी ताल्लुक लखनऊ से है, मतलब लखनऊ, जी। दिल्ली दूर अलग-अलग नहीं है। हम लोग तो जानते ही हैं इस बात को। तो अब दिल्ली में लखनऊ से दिल्ली वाया पटना। हाँ जी। तो सब लोगों को चौंकाते हुए या भौंचक्का करते हुए या स्तब्ध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल नए चेहरे को, बहुत कम उम्र के, मतलब राजनीति के लिहाज से 47 साल की उम्र बहुत कम होती है इतने बड़े पद के जी लिए। नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा को, जो वहाँ पे बिहार में पथ राज्य मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और जिस तरह से उन्हें बधाइयाँ दी हैं अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, उससे ही लगता है कि वो 6 महीने बाद शायद उनको, जैसे जगत प्रकाश नड्डा का हुआ था कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद पूरी ज़िम्मेदारी दे दी गई थी, तो उनको पूरी ज़िम्मेदारी अध्यक्ष की दे दी जाएगी। अब इसके अंदर बहस का मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बागडोर अपने हाथ में चाहता है। क्या नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे कहाँ पे इस प्रकार की व्याख्याएँ भी हो रही हैं। आज भास्कर के पहले पन्ने पे जो व्याख्या हुई है, उसमें तो साफ लिखा है उन्होंने कि संघ ने बनाया। जिस तरह नितिन गडकरी को कभी बनाया था, नितिन गडकरी को भी कोई नहीं जानता। एमएलसी के स्तर के व्यक्ति थे वहाँ पर नागपुर की राजनीति में, अचानक उन्होंने अध्यक्ष बना दिया संघ ने। उसी तरीके से नितिन नवीन सिन्हा को बनाया गया है। ये एक ही ये है। दूसरी, बहुत भाजपा के अंदरूनी अ, और संघ की अंदरूनी जानकारी रखने वाले मेरे कई पत्रकार मित्रों का कहना है कि संघ का इस में कोई भूमिका नहीं है। संघ की इस नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। संघ इससे खुश भी नहीं है, और ये जो है पूरी तरीके से अमित शाह की ताबेदारी करेंगे, और इनकी आड़ में अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी बागडोर सँभाले रहेंगे। जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा की आड़ में भी अमित शाह ही वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये दूसरी व्याख्या ये है। यानी अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो वहाँ भी जो पंकज चौधरी बने हैं,
वहाँ भी अमित शाह का हाथ भारी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक पत्रकार बहुत दुखी हैं और दुखी मन से वीडियो बना रहे हैं कि पंकज चौधरी को अध्यक्ष पद दे देने की आलोचना करते हुए, और इधर नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा बन गए हैं। तो दोनों हालतों में अमित शाह की राजनीतिक गोटी लाल है और संघ द्वारा पार्टी सांगठनिक बागडोर अपने हाथ में रखने की जो कोशिश थी, वो कोशिश पहली नज़र में नाकाम दिखाई पड़ती है। देखिए अभय जी, एक तो नितिन नवीन की और नितिन गडकरी की तुलना ठीक नहीं है। नाम भले दोनों का नितिन है, लेकिन नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे, ये सही है कि उतने बड़े नेता नहीं थे हम सबको, लेकिन नॉन नेता थे। वो मुंबई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस जो बनाया था, पहला देश का एक्सप्रेस वे, वो उसके लिए उनका बड़ा ख्याति हुई थी उनकी। और मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम हुए थे, उसके लिए भी उनकी बड़ी चर्चा रही थी। क्योंकि प्रमोद महाजन के साथ उनकी आंकड़ा ठीक नहीं थे, तो उनको काफी साइडलाइन कर दिया गया था। तो मुंडे और महाजन का जो एक पूरा पार्टी पर जो वर्चस्व था दोनों ने, तब तो गडकरी को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया था। जी, लेकिन गडकरी नागपुर से आते थे, जी। और गडकरी जो नागपुर के में जो संघ का मुख्यालय है, हुँ, उसमें उनका जो है बचपन से आना जाना था, और वो बहुत ही दुलारे लाडले थे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के। और ये बात कहीं छिपी नहीं थी, घोषित रूप से था। और अडवाणी जी के कद को छांटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनका नाम आगे बढ़ाया था। अडवाणी जी की अनिच्छा के बावजूद अडवाणी जी ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी, लेकिन मोहन भागवत जी दिल्ली आए थे और उन्होंने बाकायदा अडवाणी जी से मिलकर गडकरी के नामों कहा था कि यही उनको बनना है। और उसके बाद नितिन गडकरी बने थे। दिल्ली के राजनीति में नए थे, लेकिन उनका ये बैकग्राउंड था। नितिन नवीन का ऐसा कोई पृष्ठभूमि नहीं। नितिन नवीन की संघ की भी पृष्ठभूमि नहीं है। नितिन नवीन के पिताजी जो थे, नवीन किशोर सिन्हा जी जो है, वो भी जेपी आंदोलन में रहे, भारतीय जनता पार्टी में थे, रहे, विधायक रहे, लेकिन वो कोई संघ के रैंक एंड फाइल से उस तरह आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहना कि संघ ने नया प्रयोग किया, अगर संघ को प्रयोग ही करना होता तो नितिन नवीन ही क्यों उसके लिए थे? ना तो उनका सामाजिक जनाधार ऐसा है कि भाई पूरे देश में जो कैश जाति से आते हैं, कैश तो कितने वोट होंगे पूरे देश में? कुछ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बंगाल में, बाकी और बिहार के चुनाव भी हो चुके हैं। तो किसी एंगल से वो लगता नहीं कि उनको कोई इसका मतलब वो ये संघ विशुद्ध, कैंडिडेट नहीं है। सीधी आपकी मेरे बात हिसाब आप से, कहेंगे संघ क्यों, संघ संघ कैंडिडेट, संघ का चुनाव नहीं क्योंकि है। मैंने कल जब सुबह नाम अनाउंस हुआ, घोषणा हुई, तो मैंने अपने जितने मेरे सूत्र रहे संघ और भाजपा में, मैंने सबको टटोला, लगातार सबसे बात की। एक तो सब भौचक्के थे, जैसे हम आप भौचक्के थे, वो भी भौचक्के थे। हुँ। और संघ के लोगों ने भी आश्चर्य प्रकट किया, और एक दो लोगों ने तो ये भी कहा कि संघ को खाली सूचना दी गई, मतलब जैसे फाइल सीसी भेज जाती है ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेटर, सीसी ये मतलब जिम्मेदार लोगों ने कहा। अब भास्कर का अपना भाई अखबार है, उसका अपना सूत्र होगा, उन्होंने, मैं उसको उनकी व्यू को मैं अपना व्यू दे रहा हूं। तो मुझे लगता है हुँ, कि नितिन नवीन जो है विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। राज्यों में वो प्रयोग कर चुके, भूपेन्द्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णु साय, माझी, ऐसे तमाम प्रयोग राज्यों में तो कर चुके थे। केंद्र में प्रयोग किया उन्होंने, और वो इसीलिए किया जो पिछले लगभग डेढ़ साल से जो गतिरोध बना हुआ था संघ और केंद्रीय नेतृत्व तो भाजपा के बीच में, खासकर प्रधानमंत्री जी के बीच में, कि अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहिए संघ को, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का था कि उनके अपने हिसाब से अध्यक्ष को, और इसी पर रस्साकसी चल रही थी। कई नाम हवा में इधर से भी आए, उधर से भी आए। इधर से जो नाम आए वो भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर खट्टर आए। उधर से आए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजेश, नितिन गडकरी, संजय जोशी। ये हवा में चली, मतलब किसने किसको दिया मैं नहीं कहते, लेकिन प्लांट हुए मीडिया में। लेकिन इनमें से किसी को कोई नहीं बना। खबर ये थी कि संघ अड़ा हुआ है संजय जोशी को बनाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कतई तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि एकदम से ये फैसला हुआ, क्योंकि
खरमास शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जा रहे हैं और चुनाव आयोग को भी सारा जानकारी देनी है। उन्होंने ये कहा कि भाई इसको बनाओ तो देखा जाएगा। जो मैंने कहा ना, आखिरी सवाल लिखते देखी जाएगी, ये देखा जाएगा। नया लड़का है और कोई दाग नहीं है किसी तरह का, होते 4-5 बार का विधायक है, चुनाव लड़ने का अनुभव और छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी रहे हैं, चुनाव जिता के लाए थे पार्टी को छत्तीसगढ़ में इस बार 2023 में। तो इसको बनाओ, और उन्होंने एक नाम दे दिया संसदीय बोर्ड को, नड्डा जी को बता दिया होगा, अमित शाह जी तो बीच में रहे ही होंगे, और उसके बाद तुरंत जो है मतलब उन्होंने संघ की पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की, घोषणा कर दी, कोई घोषणा करो। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया इसलिए हाँ हाँ कि नामांकन वगैरह का मतलब अभी नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष बना के एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा। गडकरी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और नड्डा जी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। और कार्यकारी अध्यक्ष के बाद जब 2-3 महीने में जब भी आगे वो होगा इसका राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उनका जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो नितिन नवीन को कार्यकारी हट जाएगा, अध्यक्ष हो जाएंगे। तो एक प्रयोग कर दिया कि भाई अब नितिन नवीन तो, नड्डा जी तो कद जब बने थे तो नड्डा जी राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री थे नड्डा जी उसमें जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो वो हिमाचल में मंत्री रह चुके थे, तो उनका तो था। नितिन नवीन राष्ट्रीय पदाधिकारी तो रहे लेकिन मंत्री नहीं रहे हैं। अब वो केंद्र में आज दिल्ली आ गए, बड़ा स्वागत वगैरह हो गया उनका, अब वो बैठेंगे दिल्ली और ये 2-3 महीने में वो धीरे धीरे अपना एक पहचान उनकी बन जाएगी और उसके बाद उनको टेक ओवर कर लेंगे। फिर वो पूरी तरह से जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये दो लोग जो है पार्टी को जिस तरह से चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं तो तो मैं लगता है आपका ध्यान एक उस जिस जिस और जिस समस्या के जिस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, वो समस्या तो ये है कि भाजपा में एक त्रिकोण है। एक कोण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, दूसरे कोण पर योगी आदित्यनाथ हैं और तीसरे कोण पर मोदी और शाह हैं। उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष, पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, इनके बनने से इस त्रिकोण में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, या मामले को जो आपसी विवाद थे, टकराव था, उन टकरावों में कमी आएगी या वो टकराव पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। ऐसे मालूम नरेंद्र मोदी ने संघ की पसंद की कोई परवाह नहीं की इस बार। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत हो चुका, बहुत दिनों से ये रस्साकशी चल रही है, हम बना देते हैं, देखा जाएगा, उन्हें जो कहना वो करेगा, बाद में बात कर लेंगे। भाई ज्यादा संघ ना अपनी नाखुशी जाहिर कराएगा तो बाद में बात कर लेंगे, जो अभी भाई हमें मजबूरी थी, आप हम दोनों के बीच में नहीं तय हो पा रहा था। या इसमें संघ की भी कहीं कोई छोटी मोटी अनकही सहमति है कि भाई बना दीजिए आप अपनी पसंद का, या संघ ने देखिए अभी मोदी के प्रति जो मोहन भागवत की और संघ वालों की जो एक राय थी, इसमें मोदी के ऊपर छीटाकशी की गई थी 2024 के दौरान, और काफी छीटाकशी की गई थी। अभी मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि मोदी जी की बात सारी दुनिया सुनती है, मोदी की बात सारी दुनिया सुन रही है। तो मतलब मोदी का कद संघ की निगाह में और मोहन भागवत की निगाह में 2024 के मुकाबले बढ़ा है। विधानसभाओं के चुनाव, 4 विधानसभाओं के चुनाव जो जीते हैं उसके कारण, या जो भी वजह रही हो उसकी, ये बढ़ा है। तो मोदी जी ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारी बात सारी दुनिया सुनती है तो आप भी सुनिए, और हमने अपना ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जी नहीं, ये अवैध दोनों तरफ से हुआ। मोदी जी ने भी संघ की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ। मोहन भागवत जी के जन्मदिन पर उन्होंने लेख लिखा बाकायदा उनके प्रति। संघ मुख्यालय गए 10 साल बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर गए और वहां भी उन्होंने संघ की तारीफ जितना कर सकते थे किया कि भाई मैं तो संघ से ही हूँ। तो उन्होंने भी खूब जम की तारीफ की। जबकि याद करिए नड्डा जी ने चुनाव से बयान दिया था कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद रिश्ते और तल हुए थे, तो वो सब चीजें खत्म की गई। इसके बावजूद अध्यक्ष को लेके पेच फंसा हुआ था। और मुझे एक चीज और लगती है, मुझे किसी ने कहा, संघ के जानकार नहीं, संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा देखिए ये प्रयोग ऐसा हुआ है कि नितिन नवीन को कार्यकारी बना दिया और आमतौर पर संघ की आदत नहीं है अड़ने की। संघ जब तक फैसला नहीं होता है तब तक तो अपना थोड़ा प्रेशर बनाए रखता है, एक बार हो जाता है तो फिर संघ उस पर दबाव नहीं डालता कि उसको बदलिए, इसको बदलिए, आयोजन करता है। आमतौर पर ये है। तो ये मोदी जी को मालूम है संघ की शैली क्या है,
लेकिन फिर भी उनका कहना था कि मान लीजिए संघ ने बहुत दबाव बनाया, तो लेकिन नितिन नवीन को इतने बड़े प्लेयर तो है नहीं, हुँ। उसमें फिर समझौता हो जाएगा हाँ, कि वो ठीक 6 है महीने इनको बाद हम हटाया भी हटाते जा हैं, सकता है। कार्यकारी यहाँ बदला भी जा सकता है उन्हें। हाँ इनको बदलते हैं, लेकिन फिर हम इनको बनाएंगे। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि खट्टर जी को बनाएंगे हुँ, या धर्मेंद्र प्रधान जी, जो भी उनकी पसंद होगा, हुँ, तो या तो इन्हीं को चलने दीजिए या फिर इनको आप बदलवाते हैं तो फिर इनको बनाएंगे। हुँ, तो ये गुंजाइश हो गई ना। हुँ, हुँ, आप देखिए कि या तो यही चलेंगे तो ये सूट करते हैं, और अगर इनको आप बदलवाते हैं तो हुँ, फिर कोई ऐसा आदमी लाएंगे उसमें हुँ, भी हमारी चलेगी। हुँ, तो एक तरह से ये वो दांव भी है हुँ। कि नितिन फिलहाल नवीन को इसमें एक कम तरह से से कम एक बात तो तय होती ही है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है, उस ठीक है। राजनीति में एक बार फिर, भले ही कम समय के लिए हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बोलबाला स्थापित हो गया है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है अभय हाँ, जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हुँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2024 में जो उनका नुकसान हुआ था राजनीतिक रूप से, हुँ, और उसकी जिसकी भरपाई उनको कर दी। बहुत तकलीफ भी थी, जो हुँ, उनके स्वभाव और व्यवहार से भी झलकती थी, उनकी बातों से भी, उसकी भरपाई उन्होंने लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन चुनावों में भाजपा की जीत और फिर बिहार की प्रचंड जीत से उसकी पूरी भरपाई कर दी। अब तो लोग भूल भी गए 240 की सरकार। अच्छा और मुझे अब ये भी तो लगता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, संघ ने भी इसको ध्यान से देखा होगा। हम लोग जो आरोप लगाते हैं निश्चित कि एसआईआर की प्रक्रिया पे कि एसआईआर के ज़रिए भाजपा जो है एक परमानेंट मेजॉरिटी प्राप्त करने की तरफ बढ़ रही है। वो तो उसको जी। हराना नामुमकिन हो जाएगा अगर एसआईआर उसी तरीके से हुई जिस तरीके से सारे बिहार में हुई है। तो संघ ने भी ये देखा होगा कि भाई ये तो पूरा बंदोबस्त बिल्कुल बहुत पक्का कर लिया गया है। हाँ। हाँ, अब इस बंदे ने जिसने 2014 में थोड़ा-सा झटका खाया था, अब इसने हमेशा-हमेशा के लिए हर बार जीतने की गारंटी कर ली है अपनी, तो फिर इस बंदोबस्त को डिस्टर्ब करने की क्या देखिए ज़रूरत है? अभय जी, इसमें एक चीज और है। एक तो मैं इस थ्योरी से बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहता कि मोदी जी और संघ में कोई बहुत ज्यादा ताल हुँ, ठोकी जा रही हो। हुँ, मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं कुछ चीजों को लेकर के, क्योंकि मोदी जी, ये भी सही है, संघ भी ये जानता है कि चलिए संघ ने सहयोग किया किया तो 240 तो ले आए ना मोदी, हुँ। 240 तो ले आए। तो 240 भी नहीं आती। अब मान लीजिए अच्छा नरेंद्र मोदी को माइनस कर दीजिए तो कितनी आएंगी। हुँ, तो ये तो सच्चाई जमीनी है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है या 303 तक पहुंची थी, तो संघ का योगदान तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी तो योगदान है। उनकी छवि का, उनकी लोकप्रियता का, उनके भाषणों का, हुँ, उनकी मेहनत का तो योगदान है, उसको कैसे। जी। और ये बात संघ भी समझता है। फिर संघ के को कितना लाभ हुआ है पिछले 10-11 सालों में, हुँ, संगठन के तौर पर, संसाधनों के तौर पर, विस्तार के तौर पर, उसकी पहचान के तौर पर। अब तो हुँ, संघ, आप हुँ, देखिए संघ प्रमुख के भाषण लाइव होते हैं, हुँ, दशहरा का उनका कार्यक्रम लाइव होता है टेलीविजन चैनलों पर। ये सब क्या 2014 के पहले था? नहीं था ना। तो हुँ, हर संस्था पर संघ का भी जो रहा है, हुँ, शिक्षण संस्थाओं में यहाँ देखे संघ के लोग वाइस चांसलर्स है, तमाम जी, सारे उस पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। तो ये भी तो संघ जानता है, सारे लाभ जो मिल रहे हैं, जो सत्ता के प्रतिफल है, वो तो संघ उनको उनका बेनिफिशियरी है। वो क्यों हुँ, मिल रहे हैं? वो तो नरेंद्र हुँ, मोदी ने मिल रहे हैं, सरकार ने मिल रहे हैं। जी, जी, जी। और फिर आखिरकार जैसे भी हो संघ का एजेंडा तो लागू कर ही रहे हैं ना नरेंद्र मोदी। हुँ, राम बिल्कुल। मंदिर बनवा ही दिया, बन ही गया। हुँ, ट्रिपल तलाक और इसके जरिए उन्होंने जो मुस्लिम मसला है उसको भी हुँ, काफी नरम कर दिया, और प्रयोग भी हो गया। उत्तराखंड जैसे राज्यों में उसकी तरफ भी बढ़ रहा देश, जी, तीन जी। सत्ता हटाई थी। और नहीं, एक संघ का तरह पूरा से एजेंडा लागू करें, संघ का पूरा पूरा एजेंडा एजेंडा, लागू किया और निश्चित रूप राजनीतिक हिस्सेदारी में भी, राजनीतिक हिस्सेदारी में भी मुसलमान धीरे धीरे उनकी संख्या आप देखिए, हुँ, प्रतिशत उनका क्या है। आज की तारीख में जो एक मुस्लिम मंत्री नहीं है केंद्र सरकार में, हुँ, एक भी। पहले दो हुआ करते थे, शहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी, या सिकंदर बख्त और राबिक बेग, अब तो वो भी नहीं है। हुँ, तो एक तरह से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, भगवा भगवा ध्वज लहरा रहा अयोध्या में, तमाम मंदिरों का, हिंदू धर्म की जितनी ज्यादा ग्लोरिफिकेशन, ये सब तो संघ का एजेंडा पूरी तरह से लागू हुआ। और एक और सिद्धांत हुआ, ये लोग प्रकट रूप में नहीं, संघ पूरी तरह से, जो शंकराचार्यों की संस्था है ना, हुँ, वो उससे बहुत सहज नहीं रहता है। हुँ, क्योंकि शंकराचार्यों की जो संस्था है, जो भारतीय सनातन
धर्म की संस्था है, वो एक तरह से एक ऑटोनोमस संस्था है, जो जिसपे किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन आज की तारीख में उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। वो बिल्कुल। चाहे कुंभ का मसला हो, चाहे हुँ, राम मंदिर का मसला हो, हुँ, हर बड़े मसले पर शंकराचार्य संस्था को बिल्कुल किनारे कर दिया, जो बिल्कुल। वाजपेयी के समय में नहीं था। तो शंकराचार्य भी किनारे हो गए। अब पूरा हिंदू धर्म के जितने बड़े-बड़े महामंडलेश्वर और धर्माचार्य है, सब संघ के झंडे के नीचे है। हुँ, एक शंकराचार्य को छोड़ करके हुँ। अब बता दीजिए कौन उनके झंडे के नीचे नहीं है। ठीक और बात। तमाम कथावाचक और तमाम धर्माचार्य नए पैदा हो गए, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुलेआम हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं निकालते हैं। हुँ, और सब हो रहा है, तो संघ को क्या दिक्कत है? इससे बेहतर माहौल संघ को कहाँ मिलेगा? ठीक तो बात। मुझे नहीं लगता कि संघ टकराव की नीति अपनाएगा नवीन पर, निश्चित जमीन पर। और फिर भी एक गुंजाइश है, अगर संघ बहुत आग्रह करेगा तो ये कहे भाई भाई ठीक है, नवीन जी को वापस बिहार भेज देते हैं, लेकिन फिर हमारा ये आदमी आएगा। हुँ, ठीक बात। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर की इस राजनीति के ऊपर हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से डिकोड किया और आपने बहुत बेहतरीन उसके ऊपर प्रकाश डाला। आपसे बातचीत करके हमेशा ही नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, नए तर्क प्राप्त होते हैं और बहुत आनंद आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जैसे ही घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, हम लोग फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।